नमस्कार। संपूर्ण हिंदी स्पेशल एकमात्र यूट्यूब चैनल फिफाना हिंदी क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। और इस चैनल पर आपको हिंदी के तीनों पक्षों साहित्य, व्याकरण व काव्य शास्त्र का गूढ़ अध्ययन करवाया जाएगा। तो बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। और इस क्लास में अपन जो ममता का विष एकांकी पढ़ रहे थे उसको आगे बढ़ाते हैं। किस लेखक का एकांकी था ये? विष्णु प्रभाकर जी का। तो प्रभाकर जी का एकांकी कौन सा? ममता का विष। ममता का विष एकांकी अपन आगे बढ़ाएंगे। और ममता का विष एकांकी में भी अपन कहां पर थे? अपन थे सुशील के कमरे में। ठीक है, सुशील के कमरे में अपन थे। और यहाँ पर कौन कौन आ गया था? यहाँ पर डॉक्टर भी आ गया था, डॉक्टर भी आ गया था, और चंद्रा भी थी, इसके साथ साथ माँ भी थी, सुशील भी था, सुशील भी था, और इसके साथ साथ सुशील के पिता भी थे। ये इस कमरे में थे। यहां पर है वो सुशील को बुखार फिर से आ जाता है। सुशील को बुखार आ जाता है और उसको उसकी माँ ने कंबल ओढ़ाया है, तो वह यहाँ पर दुखी हो जाता है। हालांकि डॉक्टर उसे समझाता है कि भाई तुम इस प्रकार से बीमारियों से दोस्ती छोड़ दो। तो सुशील भी कहता है कि मैं भी नहीं चाहता कि मैं फिर से बीमार पड़ूं, परंतु क्या करूं, ये आ ही जाती है। और जब डॉक्टर दवा देने की कहता है तब सुशील ये भी कहता है कि इतनी तेज दवा देना कि अब ये बुखार फिर से मुझे नहीं पकड़े। तो डॉक्टर कहता है कि हाँ, ऐसी दवा दूंगा और इतनी तेज दवा दूंगा कि बुखार भी याद रखेगा। तो इस प्रकार से वहां पर डॉक्टर ये कहता है। फिर डॉक्टर द्वारकानाथ जी, द्वारकानाथ जी कौन है? सुशील के पिता। तो द्वारकानाथ जी को लेकर के और फिर वहां से बाहर निकलता है। जैसे ही बाहर निकलता है तो उसकी माँ पीछे पीछे आती है। पीछे पीछे आकर और माँ है वो डॉक्टर से पूछती है कि डॉक्टर साहब कोई घबराने वाली बात तो नहीं है? यानी इस प्रकार से प्रश्न पूछ रही है जैसे अब जो बुखार आया है उससे सुशील को कोई हानि तो नहीं हो सकती। यहाँ पर माँ है वो ये भी कहती है कि देखो मैंने 14 बेटे खो दिए, अब मेरी जिंदगी, मेरा घर, मेरा बार, मेरा जीवन सब कुछ इसी का है। अब पूरी की पूरी आशा इसी पर टिकी हुई है, अब इसको कुछ नहीं होना चाहिए। तो डॉक्टर कहते हैं कि हाँ मैं समझता हूं, जितनी बन पड़ेगी मैं मेरी कोशिश करूंगा, मैं अच्छी से अच्छी दवा देने का प्रयास करूंगा। और अब तो मलेरिया आया है तो 3-4 दिन में ठीक भी हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो डॉक्टर जब ये बात कहता है तो माँ थोड़ी सी संतुष्ट होती है और डॉक्टर को यूं कहती है कि ईश्वर आपका भला करे, हमें तो आपका ही आसरा है, आप बहुत अच्छा हमारा कर रहे हैं, हमारा सहयोग कर रहे हैं, तो भगवान आपको इसका फल भी देगा। तो इस प्रकार से डॉक्टर को कहते हैं। तो डॉक्टर भी यूं कहता है कि जी ये तो मेरी ड्यूटी है, मेरा कर्तव्य है, तो इसमें आपकी दुआ है, ये बहुत अच्छी बात है, वरना मेरी तो ड्यूटी है और जहां तक बन पड़ेगा मैं करूंगा। और सुशील बहुत अच्छा लड़का है। तो यहाँ पर उसकी माँ ये भी कहती है कि ये तो कॉलेज जाने की रट लगाए रहता है। तो डॉक्टर एक बात कहता है जो बहुत ही अच्छी बात है। डॉक्टर यूं कहता है कि ये जो इसकी इच्छा शक्ति है ना, ये ही इसको बार बार ठीक कर रही है। सामान्यतः आपके सामने कितने भी बड़ी मुश्किल आ जाए, कितने भी बड़े बड़े पत्थर आ जाए, हारना नहीं है। क्योंकि जितने तक हम हारेंगे नहीं, जितने तक हमारी इच्छा शक्ति बनी हुई है ना, तब तक हमारी जीत की गुंजाइश बाकी है, तब तक हम जीत सकते हैं। हाँ, जिस समय हमारी इच्छा शक्ति मर गई उस समय हम हार जाएंगे। तो इसलिए इच्छा शक्ति नहीं छोड़नी है। यहाँ पर प्रभाकर जी भी यही बताना चाह रहे हैं डॉक्टर के माध्यम से। डॉक्टर यूं कह रहा है कि सुशील की इच्छा शक्ति बहुत बड़ी है और वो स्वयं डॉक्टर बनना चाहता है, और उस इच्छा शक्ति के लिए ही वह बार बार बीमारी से लड़कर पुनः ठीक हो जाता है और बार बार बीमारियों को मात दे रहा है। तो यहाँ पर डॉक्टर यूं कहता है, फिर माँ यूं कहती है कि हाँ, पर वो बिल्कुल ठीक हो जाए, उसकी जीवन को किसी भी प्रकार का खतरा नहीं रहे। यहाँ पर डॉक्टर उसे संतुष्ट करते हैं और उसके बाद है वो द्वारकानाथ जी को लेकर बाहर निकलते हैं। बाहर निकलते हैं तो जो तांगे वाले हैं, तांगा वाले या तांगी वाले,
उनका आना जाना है। अब सड़क पर तो भीड़ तो रहती है, विभिन्न साधन इधर आते हैं जाते हैं, तो इस प्रकार से है वो तांगे वालों की इतनी ज्यादा भीड़ है कि द्वारकानाथ जी तांगे के आगे आने से बाल बाल बचते हैं। डॉक्टर साहब उन्हें संभलने के लिए कहते हैं कि द्वारकानाथ जी संभलिए, तो एक तांगे के आगे आ रहे थे वो और थोड़े से संभल गए, इस वजह से वो बच गए। तो यहाँ पर डॉक्टर उन्हें समझाता है कि आप संभल कर चलिए, आराम से चलिए, चिंता की कोई बात नहीं है। फिर द्वारकानाथ जी और डॉक्टर दोनों आगे निकल जाते हैं, तो द्वारकानाथ जी डॉक्टर से फिर से इसी विषय पर विचार करते हैं, इसी विषय पर बात करते हैं और वो पूछते हैं कि डॉक्टर साहब आपको क्या लग रहा है, सुशील को ये बीमारी क्यों नहीं छोड़ रही? क्या कोई बड़ी बीमारी है, कोई बड़ा खतरा है? सामान्यतः सामान्य बुखार है वो कभी भी 3 महीने तक नहीं रहता, इसको 3 बार चढ़ा और 3 महीने तक रहा, अब 4थी बार आया है। तो यहां पर सभी को चिंता होगी, शंका का विषय भी है कि सामान्य यदि बुखार होता है तो उतर जाता है, हो सकता है कोई बड़ी बीमारी और हो या हो सकता है कोई और कारण हो। तो इस प्रकार से जब डॉक्टर से पूछते हैं तो डॉक्टर साहब यूं कहते हैं कि देखिए मानता हूं कि चिंता मुझे भी है, परंतु यहाँ पर मुझे कुछ शंका हो रही है, कुछ संशय हो रही है और इस समस्या पर मैं बाद में विचार भी करूंगा और मैं विचार करके आपको बताऊंगा। और पहले तो आप ऐसे कीजिए, आप दवा ले जाइए और शाम को मैं आता हूं आज ही, और आज ही सुई भी लगाऊंगा। उसके बाद हो सकता है जहां तक सुशील की बुखार उतर जाएगी। और इसके साथ साथ में बड़े डॉक्टर जो है, बड़े डॉक्टर उनसे भी सलाह करूंगा और बड़े डॉक्टर से सलाह करके मैं सुशील का इलाज करने की सोचूंगा। साथ साथ में इस विषय पर, इस समस्या पर भी विचार करके आपको बताऊंगा। यहाँ पर द्वारकानाथ जी है वो उनका डॉक्टर का धन्यवाद करते हैं, दवा ले लेते हैं और उसके बाद चले जाते हैं। उसके बाद चले जाते हैं तो उसके बाद का दृश्य है वो सिर्फ और सिर्फ ये दिखाते हैं, वहां पर उस दिन को लेखक खत्म कर देता है, उस समय को खत्म कर देता है। बाद में क्या होता है कि डॉक्टर द्वारकानाथ जी को बुलाते हैं, अपने पास बुलाते हैं। द्वारकानाथ जी आते हैं और दरवाजे पर दस्तक देते हैं, दरवाजा खटखटाते हैं। जैसे ही दरवाजा खटखटाते हैं तो उस समय डॉक्टर है वो सामान्यतः ये विचार भी कर रहा था कि सुशील की बीमारी के पीछे और क्या कारण हो सकता है, साथ साथ कुछ गुनगुना भी रहा था क्योंकि अकेला था, तो साथ साथ गुनगुना रहा था। जैसे ही दरवाजा खटखटाया जाता है तो डॉक्टर पूछता है कौन? द्वारकानाथ जी अंदर घुसते हुए कहते हैं कि डॉक्टर साहब नमस्ते, मैं हूं द्वारकानाथ। तो यहाँ पर डॉक्टर यूं कहता है कि आइए आइए द्वारकानाथ जी, मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। डॉक्टर और द्वारकानाथ दोनों बैठे हैं। अब डॉक्टर और द्वारकानाथ के बीच में आपस में बातें होती है। क्या बातें होती है? डॉक्टर द्वारकानाथ जी को स्पेशल हिदायत देते हैं, विशेष हिदायत देते हैं कि सुशील पर कड़ी नजर रखी जाए, उस पर 24 घंटे नजर रखी जाए। उसके पास कौन आता है, उसके पास से कौन जाता है, उसे किस किस समय दवा दी जाती है, कौन कौन सी दवा दी जाती है, कब कब दी जाती है, कड़ी नजर रखी जाए। द्वारकानाथ जी यूं कहते हैं कि हाँ आप जैसा कह रहे हैं वैसे करेंगे। तो डॉक्टर साहब यूं कहते हैं कि मुझे कुछ शंका है, मुझे कोई समस्या लग रही है। मान लीजिए कि वो शंका यदि सच में है तो फिर तो हम देख लेंगे, उसी तरीके से उसका समाधान भी कर लेंगे। और यदि 1% होता है कि सुशील की फिर भी बीमारी में कोई भी सुधार नहीं होता, तो हो सकता है हमें जलवायु बदलाव के लिए अर्थात वातावरण बदलने के लिए सुशील को यहाँ से कहीं बाहर भी भेजना पड़े। तो यहाँ पर द्वारकानाथ जी कहते हैं कि साहब हम बहुत गरीब हैं, परंतु सुशील के लिए हम जो कहोगे वो सब करेंगे। तो यहाँ पर डॉक्टर भी कहते हैं कि हाँ ये मैं जानता हूं कि आप सुशील के लिए कुछ भी करेंगे, और वैसे भी 14 बेटे थे आपके, एकमात्र आपकी उम्मीद बची है, तो इसके लिए, इसको बचाने के लिए आप सब कुछ करेंगे। तो मैं आपकी जितनी हो सकी, जितना संभव हुआ मैं आपकी सहायता करूंगा। अब डॉक्टर यूं कहते हैं कि एक तो इस पर कड़ी नजर रखनी है, दूसरी बात डॉक्टर यूं कहते हैं कि मैं भी आपके घर पर ही रहूंगा,
तो मुझे आप यूं बताओ कि सुशील के कमरे के पास ही कोई एक और कमरा है जिससे सुशील के कमरे पर दृष्टि रखी जा सके, नजर रखी जा सके? तो द्वारकानाथ जी कहते हैं कि हाँ, सुशील के कमरे के पास ही बैठक है, और ये जो बैठक है इसमें एक खिड़की भी है, और इसमें जो खिड़की है उससे अपन सुशील के कमरे को पूरा अच्छे से देख भी सकते हैं। जब द्वारकानाथ जी ये बताते हैं तो डॉक्टर कहते हैं कि हाँ, ये बिल्कुल ठीक रहेगा और मैं आपके घर पर ही रहूंगा। तो द्वारकानाथ जी यूं कहते हैं कि डॉक्टर साहब आप भी क्यों, आप इतनी तकलीफ क्यों उठा रहे हैं? आप जितना कर रहे हैं हमारे लिए वो बहुत है। तो डॉक्टर यूं कहते हैं कि मैं सुशील को बहुत अच्छा लड़का मानता हूं, सुशील आगे बढ़ना चाहता है, उसकी मानसिकता सकारात्मक है और जो बन सकता है मैं सब करना चाहता हूं। मुझे आप एक मौका दीजिए और मैं ये सब अपनी इच्छा से करना चाहता हूं, सुशील के लिए करना चाहता हूं, मुझे आप मत रोकिए। तो द्वारकानाथ जी कहते हैं कि ठीक है, आप जैसा कहेंगे, जैसी चाहेंगे वैसी व्यवस्था आपके लिए कर दी जाएगी। तो डॉक्टर यूं कहता है कि मेरी व्यवस्था बैठक में कर दीजिएगा, मैं रात को आपके घर पर ही रुकूंगा, परंतु याद रहे ये बात किसी को भी पता नहीं रहे, यहां तक कि सुशील की मां को भी नहीं, कि मैं आपके घर पे रुका हुआ हूं। द्वारकानाथ जी सहमति से सिर हिला देते हैं और कहते हैं कि ठीक है, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। और इस प्रकार से है वो सुशील के घर पे बैठक में द्वारकानाथ जी के द्वारा डॉक्टर के रहने की व्यवस्था कर दी जाती है। डॉक्टर शाम को सुई लगाने के लिए सुशील के पास आते हैं। ये डॉक्टर ने पहले ही कहा था कि वो शाम को है वो सुई लगाने आएगा, ठीक है। जैसे ही सुई लगाने आया डॉक्टर, तो सुई लगाकर और वो धीरे से बैठक में चला जाता है। बैठक में चला जाता है। उसकी माँ, सुशील की माँ रसोई में थी, वो काम में व्यस्त थी। तो द्वारकानाथ जी भी डॉक्टर के पास चले जाते हैं और डॉक्टर से यूं कहते हैं कि आपको किसी भी चीज की आवश्यकता हो तो आप मुझे बता दीजिए। और वहीं पर खिड़की के पास डॉक्टर की पलंग या डॉक्टर की चारपाई लगा दी जाती है और वहीं पास में द्वारकानाथ जी भी स्वयं के लिए चारपाई लगा लेते हैं। डॉक्टर यूं कहता है कि अरे वाह, आपने तो बहुत अच्छी व्यवस्था की है, आपने दीपक भी जला दिया है। तो यहाँ पर द्वारकानाथ जी यूं कहते हैं कि हाँ, दीपक मैंने इसलिए जलाया है कि सामान्यतः इसकी बहुत तेज रोशनी भी नहीं होगी, यदि मैं लैंप जलाऊंगा तो इसकी रोशनी भी ज्यादा होगी और साथ साथ में वो धुआं भी फेंकेगा और धुएं से दम घुटता है, तो इसलिए मैंने दीपक जला दिया। और यहाँ पर फिर हमें डॉक्टर है वो दीपक की सकारात्मकता बताते हैं, अर्थात दीपक के विशेष गुणों से परिचित करवाते हैं। वो यूं कहते हैं कि दीपक शांति का प्रतीक है, दीपक की रोशनी से आंखों को सुख मिलता है जो किसी भी अन्य रोशनी से हमें नहीं मिल सकता। तो यहाँ पर है वो दीपक की महत्ता बताई जाती है। तो सामान्यतः आप भी दीपक जलाए रखिए, अपने लक्ष्य का दीपक जलाए रखिए, सदैव प्रयासरत रहिए। तो यहाँ पर दीपक की महत्ता के बारे में बात होती है। फिर डॉक्टर है वो बैठक की खिड़की से सुशील के कमरे की तरफ देखते हैं। अरे वाह, यहाँ तो सुशील का कमरा पूरा दिखाई दे रहा है। बोले हाँ, पूरा दिखाई दे रहा है। और इस प्रकार से कमरे की व्यवस्था के बारे में बात होती है और कमरे की व्यवस्था के बाद दोनों यहाँ पर बैठे हैं और दोनों यहाँ पर बैठे आपस में बात करें। इतनी ही देर में डॉक्टर देखता है कि सुशील की माँ सुशील के कमरे में आई है। तो डॉक्टर कहता है कि पूरा कमरा स्पष्ट दिख रहा है, सुशील की माँ भी कमरे में आई है। और फिर डॉक्टर सुशील की माँ को देखता है तो वो उसको उठा रही थी, कंबल उठा रही थी। डॉक्टर यूं कहता है कि सुशील की माँ कितना ध्यान रखती है सुशील का, यानी कितने प्रेम से, देखो तो सही आप, कितने प्रेम से उसका ख्याल रख रही है, कितने आराम से उसको कंबल ओढ़ा रही है। तो डॉक्टर को फिर द्वारकानाथ जी यूं कहते हैं कि हाँ देखिए, मैंने अपने आप को संभाल लिया, परंतु इसने तो अपने बेटों पर अपना जीवन ही न्यौछावर कर दिया। सभी बेटे इसको छोड़कर चले गए, परंतु ये एकमात्र उम्मीद है तो इसके लिए भी वह जी जान से लगी रहती है। ये चाहती है कि ये बेटा हमेशा मुस्कुराता रहे, खुश रहे। और इसने इनके दुख में अपने आप को नष्ट कर लिया है।
बहुत चिंता करती है ये अपने बेटों की और बहुत ज्यादा सेवा भी करती है। सुशील को एक पल के लिए भी अलग अकेला नहीं छोड़ती और सुशील की एक आवाज पर दौड़ी आती है, इतना ध्यान रखती है। यानी दोनों आपस में उसकी माँ के व्यवहार के बारे में बात कर रहे हैं। मुझे ये बताइए कि सामान्यतः हमारी जो माँ होती है वो हर किसी का इसी प्रकार से ध्यान रखती है, बहुत ज्यादा ध्यान रखती है। यहाँ पर इसी विषय पर ज्यादा बात क्यों हो रही है? डॉक्टर माँ की विशेषता बता रहा है, द्वारकानाथ भी माँ की विशेषता बता रहा है। कुछ न कुछ तो कारण होगा ना, बहुत बड़ा कारण निकल कर आएगा, परंतु देखेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।